चलो देखो, अगला जो चैप्टर है ना, वो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, यानी थ्योरी है। एक चीज इसमें पढ़ाने की होती है, बट आप लोग 11th के हो, आपके साथ तो थ्योरी भी करनी पड़ेगी, वरना ड्रॉपर बैच में ये सिर्फ एक ही दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हमें पढ़ना है, सुनिएगा। अच्छा, ये पहले तो देख लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या होता है। जैसे कोई सॉलिड है ना बेटा, सॉलिड सुना है पहले? कोई सॉलिड का नाम बताओ। हाँ जी, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब या आयरन, आयरन का रॉड, प्लास्टिक का रॉड, कोई भी क्यूब पार्ट है वही सॉलिड है। अब उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल से क्या मतलब होता है ये तो बताओ पहले। सब बैठे हुए हैं कि सर कुछ बताएंगे ना, मैं नहीं बताऊंगा, ये चैप्टर ऐसे ही बातें करने वाली है, पढ़ने के लिए भी है इसमें, ये नहीं है इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। चलिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मतलब जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हम किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जैसे कोई सॉलिड पे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या हो गई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो अगर हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, यही सब चीजें हमें इसमें पढ़ने होते हैं, या कितनी एनर्जी स्टोर होती है, क्या क्या चेंज होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मैग इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग में ये एक पूरे सेमेस्टर में ये एक सिलेबस ही होता है, ये जो हम लोग इतना छोटा पढ़ के आ रहे हैं, उसमें होता है एमपी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, उसमें भी यही पढ़ने होते हैं। यानी हर एक सॉलिड या हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि किसमें कितनी जर्क सहने की कैपेसिटी है, कौन सा मटेरियल कितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहला पॉइंट होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड होता क्या है कि इलास्टिक, प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इस तरह के टर्म आपने सुना होगा, कोलिजन के टाइम पे हम लोगों ने सुना था। तो ये देखें, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, तो इलास्टिक बिहेवियर होता क्या है, सुनिएगा आप, लिखिएगा नहीं, घर पे आप खुद एक बार पढ़ के लिखेंगे ये सब चीजें, या मैं एक नोट शेयर करूंगा आपको, तब वो लिखेंगे। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि कोई भी सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है। डिफॉर्मेशन में दो टाइप होता है, या तो कंप्रेशन आएगा या एलोंगेशन आएगा। तो कोई भी मटेरियल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, और फोर्स हटाने के बाद वो अपनी सेम पोजीशन में आ जाती है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आया समझ ये बात? यस 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 सर। जी, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में लिखो, लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, the property of matter by which the property of matter by which body tend to regain its original position, tend to regain its original position, the property of matter by which body tend to regain its original position
After deforming force are removed. After record हो रहा है लेक्चर? Yes, sir. Yes, sir. जी. After deforming force are removed. This property is known as elastic properties of matter. अगला प्लास्टिक। अब ये इलास्टिक हो गया ना, सुने इधर। इलास्टिक दो टाइप की होती है, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक। सुना है हम लोगों ने ये सब कोलिजन में। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा बेटा? सब बैठे हुए हैं बेटा। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? यार तुम लोग चुप क्यों होते हो, ये बताओ। नहीं आता है या सोए रहते हो? Loss नहीं होता। No loss in kinetic energy. देखो अब इसमें इतनी अच्छी अच्छी थ्योरी आने लगी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, ये सब वो सब चीजें। लेकिन इतने नहीं आपको पता है कि इलास्टिक मटेरियल क्या होती है। फोर्स लगाने पे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, फोर्स हटाने पे। ये चीजें बताई गई थी आपको। ये चीजें बोली नहीं थी। इलास्टिक मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो लिखें ये इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में लिखो आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर फोर्स रिमूविंग, after removing the force, body regain to its original position. Body regain to its original position. E की वैल्यू 1 होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होती है? फोर्स हटाने के बाद वो थोड़ी सी भी अपनी जगह पे आने की कोशिश ही नहीं करती है ना बेटा? Yes, sir. तो लिखो आफ्टर रिमूविंग फोर्स body does not try to regain its original position. सर फिर क्या है, सर रिपीट कीजिए। अरे बाप रे, इतनी तेज कहाँ चिल्ला दी बेटा, तू तो सन कान फाड़ देगी। हाँ क्या बोल रही है? सर परफेक्टली इनइलास्टिक का रिपीट कीजिए। परफेक्टली इन इलास्टिक। अब आप मुझे बताओगे कि जब बॉडी आती थी ऐसे और इसमें कोलाइड हो जाती थी, तो कोलिजन के बाद क्या होता था? ये दोनों एक साथ चिपक के चलने लगते थे, है ना? यस सर। यानी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश भी नहीं करती है। तो डज नॉट ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आया समझ? यस सर। चलो अब रही बात, होता क्या है, ये क्यों होता है, इलास्टिक बिहेवियर होता क्या है। तो ये बताओ, ये जो सॉलिड होती है, देखें थोड़ा सा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो मूव करते हैं या नहीं करते हैं? नो सर। सॉलिड, नो सर। सॉलिड के अंदर, यार केमिस्ट्री में थोड़ा तो इस सब चीजों को पढ़ा होगा।
सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं? वाइब्रेट वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो बहुत ही कम स्पेस होती है, जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो ऐसा तब करेगा जब आप मान लो कि ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये भी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा फोर्स लगा के इधर रख दें, तो वो क्या करेगा, इधर ही आएगा या फोर्स हटा देने पे वो फिर से इधर आ जाएगा? स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे हमने कहा ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। अगर हम यहां से इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। अच्छा, फोर्स हटा देंगे तो क्या ये ब्लॉक यहीं रहेगा या फिर अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा? अपनी जगह पे जाने की कोशिश करें। अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा। यानी ये किस टाइप का मटेरियल होगा? इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक? इलास्टिक मटेरियल होगा। तो यही होता है सॉलिड में। सॉलिड में क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सुनते जाए मैं, ये मॉलिक्यूल्स जो कि वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करते हैं तो आप बोलोगे कि अगर हम इस मॉलिक्यूल्स पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स हटा देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पे इधर भी एक फोर्स लगाने वाला कोई सिस्टम होना चाहिए। बोलो। यस सर तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, होता नहीं है, ये नहीं कि हर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्प्रिंग लगे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट हमने आपको दिखाया कि ये अगर मॉलिक्यूल से इस पे आप फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स हटाओगे तो ये इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, यानी वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है? अच्छा, सुनिएगा। यस जब आपने फोर्स नहीं लगाया था, जब आपने फोर्स नहीं लगाया था, तब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का एक सेपरेशन फिक्स होती है। मान लेते हैं वो आर नॉट सेपरेशन है। ठीक है बेटा? यस ये आर नॉट सेपरेशन है। आपने क्या किया, आपने फोर्स लगा दिया इस पे, मान लो इधर की तरफ। तो आपने क्या किया, इधर अगर फोर्स लगा दिया हमने, तो ये जो फोर्स होगी अब वो क्या करेगी, इसको रिपेल करने लगेगी। और अगर हम इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा दिए होते, देखो थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा ये वाला मॉलिक्यूल्स को हमने फोर्स लगाया तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ गई। अब बताओ, जो ओरिजिनल सेपरेशन था आर नॉट, उसमें कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसको डिफॉर्म करके यहां रखा, तो अब ये मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल्स पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, लेफ्ट या राइट? राइट राइट राइट, इधर फोर्स लगाएगी। इतनी बातें समझ आई? यस सर तो सुनिएगा थोड़ा। जब ये ओरिजिनल पोजीशन था आर नॉट, तब फोर्स क्या था, जीरो था। मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जीरो था, है ना बेटा? यस यस हमने इसको इधर डिस्टर्ब किया, यानी किधर, इनकी बीच की ओरिजिनल सेपरेशन पहले से क्या कर दिया, कम कर दिया। जब पहले से कम कर दिया तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अब ये देखो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। क्या बातें समझ आई है? फोर्स में किसकी वजह से आता है क्या बेटा? रिपल्सिव फोर्स कैसे आए इनके बीच यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा ये वाइब्रेशन कर रहे हैं, यानी ये लगा हुआ है, और हमने इसको इधर कर दिया तो अब ये स्प्रिंग इधर इसको रिपेल करेगा। ये इसलिए आता है कि मॉलिक्यूल्स जो होती हैं, जो नेचुरल लेंथ में है, यानी जब इनके बीच का सेपरेशन x नॉट है, तब ये
स्टेबल स्टेज में होती है। अभी हम एक ग्राफ बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज डिफॉर्मेशन की ग्राफ देख लेते हैं। ये मैंने कहा ये थोड़ा जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना तब ये जा करके पूरा चीजें पढ़ाई जाती है। देखो ऐसे ये एनर्जी वर्सेज, आप बस सीखोगे इसको, एनर्जी वर्सेज आर का ग्राफ होता है जो कि ऐसे बन के आता है। नेगेटिव एनर्जी ये। अच्छा ये बताओ पूरी यूनिवर्स क्या चाहती है? तो पूरी यूनिवर्स ये चाहती है कि वो स्टेबल होती जाए। और स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब एनर्जी क्या होगी? आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, कम होगी। तो इस स्टेज में यहाँ पे क्या है? एनर्जी सबसे मिनिमा है ना, नेगेटिव है। यानी ये कौन सी स्टेज होती है उसकी? जब उनके बीच का सेपरेशन आर, और यही होती है स्टेबल स्टेज। यहाँ नेगेटिव एनर्जी है और यहाँ फोर्स क्या है इस पे? 0 है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज आर में अगर हम लोग पढ़े थे बेटा, किसी का माइक ऑन है, बंद करें। ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dr, ये पढ़े थे ना हम लोगों ने। यानी एनर्जी का अगर हमने स्लोप निकाला तो वो क्या आया था? फोर्स आया था। तो इस स्टेज में जब वो r0 पे होगी उस समय फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, और जब हमने ये पोजीशन, थोड़ा ध्यान देना, इससे पहले कर दूं, अगर यहां पे बात करूं तो यहाँ पे एनर्जी तो है लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 है या कुछ होगा? कुछ होगा। अब बताओ, जब r से छोटी डिस्टेंस हो जाती है, अभी मैंने बताया कि इनका बीच का डिस्टेंस क्या है? r0 है, तब वो स्टेबल थी। जब r से छोटी डिस्टेंस हो जाती है तो ये कौन सा फोर्स लगाने लगते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाने लगते हैं। यानी इस रीजन में अगर मैं बोलूं इस रीजन में कौन सा फोर्स है, तो आप बोलोगे रिपल्सिव फोर्स। आपने कहा सर रिपल्सिव फोर्स होता कैसे है, मतलब आप और भी कोई मैथमेटिकल तरीका बताएं। तो आप ये बताओ, यहाँ पे स्लोप क्या है? तो आप कहोगे निगेटिव है। अरे निगेटिव है कि नहीं ये स्लोप? फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस, यार इतना डिस्टरबेंस कहां से आ रहा? फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ du/dr। du/dr में ये क्या है? ये स्लोप है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया और एक और नेगेटिव आया, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, रिपल्सिव बोलते हैं। तो ये बनाए आप, जो उनका बिहेवियर होता है वो क्यों होता है वो हम लोग ये देख रहे हैं। तो जब उनके बीच का सेपरेशन हम r0 से कम करते हैं, तो उनके बीच का कौन सा फोर्स आता है बेटा? रिपल्सिव, है ना? यस। अच्छा और थोड़ा बता दो, अगर हम r0 से ज्यादा कर दें, देखना, अगर अब इनके बीच हमने ऐसा कर दिया होता, ये मॉलिक्यूल्स को यहाँ रख देते, तो ये भी क्या करता? अपने स्टेबल स्टेज में जाती, यानी यहाँ आने की कोशिश करती। हमने यहाँ कर दिया तो अब इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। तो ये आपको ग्राफ में पूछा जाता है, r0 से बाद ये जो फोर्स का रीजन होता है ये कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स का। r0 के बाद अट्रैक्शन फोर्स और r0 से पहले रिपल्सन फोर्स, और r0 पे फोर्स कौन सा होता है? 0 होता है। स्टेबल स्टेज होती है। क्या ये सारी चीजें समझ आई आपको? यस सर। ये होता है मेन रीजन स्टेबिलिटी, अरे इलास्टिसिटी का रीजन यही होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप में वाइब्रेट करते हैं, उन पे हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप चेंज होती है। शेप चेंज होती है यानी या तो वो अपने स्टेबल स्टेज से छोटे बना लेते होंगे या उससे बड़ा बनाएंगे, यही दोनों तो होगा। बोलो। यस सर। और स्टेबल स्टेज में क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है बेटा?
यस सर। लिखिए। ये ग्राफ जरूर बनाइएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला। अगला लिखिए स्ट्रेस। अगला लिखिएगा स्ट्रेस। अगला लिखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है आप सुने? कभी आपने सुना है स्ट्रेस नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब पढ़ाई के अलावा, ये टर्म सुना है आपने? यस सर। यस सर। आपके तरफ ज्यादा होता है, मुझे जहां तक देखने में लगता है। स्टूडेंट के मैटर में मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी थक जाते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो। तो हाँ जी ठीक, मेडिसिन लिया सुबह में भी। हाँ ठीक है। देखें स्ट्रेस जो है ना बेटा, स्ट्रेस आप लोगों ने अभी नॉर्मल लाइफ की बात करें कि स्ट्रेस क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा कि आप पे कोई संकट आ गया तो आप कहते हो कि स्ट्रेस आ गया, आप पे कोई फोर्स आ गया तो स्ट्रेस आ गया। सुना है कि नहीं ये वर्ड? यस सर। यस अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस लिख लो पहले ऐसे। जैसे मैंने ये बोला, ये एक स्प्रिंग है। ध्यान देना, थोड़ा पहले सुन लेते फिर डिफिनीशन लिखेंगे। इस पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, ये फोर्स लगाने की वजह से ये जो स्प्रिंग आएगी इसमें क्या आएगी, एलोंगेशन आ जाएगी। इलॉन्गेशन। अब ये जो स्प्रिंग जो है, ये क्या स्ट्रेस में है या नॉर्मल स्टेज में है? इस समय जब एक नेचुरल लेंथ थी और एक बार ये थी जब उसमें एलोंगेशन आ गया, किस स्टेज में वो स्ट्रेस में होगी? इलॉन्गेशन वाली स्टेज। इलोंगेशन वाले स्टेज में होती है ना? तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो लिखिए यस द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area, the restoring force per unit area is called stress. देखें इधर थोड़ा, देखें ये एक ब्लॉक है,
ये नेचुरल लेंथ में है। इस मैन ने इस पे फोर्स लगाया अंदर की तरफ, तो ये अब ये कंप्रेस हो गया और इधर की तरफ एक फोर्स लगा होगा kx और मैन इसके बदले F लगाएगा, है ना बेटा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू kx। यस सर। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू kx। यस जी। और रही बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या होता है, F बाई ए या kx बाई ए, इनमें से क्या होगा, F बाई ए होगा या kx बाई ए होगा या दोनों होगा। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों। ये F की वैल्यू तो kx है, लेकिन ये डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे kx ही क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। बेटा समझ आया ये? यस सर। ये बना करके लिख लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस देने वाला फोर्स है, तो वो रीस्टोरिंग यानी kx वाला होगा, ये सही होगा अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखें। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। चलो, तो स्ट्रेस अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रेस जो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। कैसी क्वांटिटी होती है ये, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होता है इसका, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट और डायमेंशन। ये अभी नीट 2020 में पूछा गया था इसकी डायमेंशन। चलिए यूनिट बताएं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन बताएं, ये पक्का पूछा जाएगा आपसे अभी टेस्ट में भी, डायमेंशन वगैरह। -2 ml t पे -2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, तो ये m l पे -1 t पे -2। ये होती है स्ट्रेस। अच्छा बताओ स्ट्रेस कब आती है, सुने, जैसे आप अपने पे बताना स्ट्रेस कब आती है, जो आप करना नहीं चाहते हो और जबरदस्ती वो आपको करने के लिए कहा जाता है। बोलिए, यस सर। अभी स्ट्रेस आए। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि एक स्प्रिंग है, ये ऐसे रखा गया है, इधर अटैच नहीं है, ऐसे स्प्रिंग है, आपने एक एंड पे फोर्स लगा दिया, बताओ अब इस स्प्रिंग में स्ट्रेस आएगी या नहीं आएगी? नो सर। नो सर। नहीं सर, क्योंकि ये दूसरे एंड से फ्री है ना, दूसरे एंड से फ्री है, यानी इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, इसमें स्ट्रेस तो आया ही नहीं। यानी जो कोई सिस्टम जो चाहता है अगर वही करने लगे तो उस पे स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अगर हम उसको जबरदस्ती काम कराएं तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस स्प्रिंग को यहां से अटैच कर देते वॉल से, अब बताओ स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? यस यस स्ट्रेस आएगा तो सुने, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना होगा, ये इधर F लग रहा और ये भी इधर F लग रहा, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या है, 0। लेकिन स्ट्रेस है कि नहीं? यस सर। यस सर। और स्ट्रेस किसके बराबर है, 2F बाई ए या
एफ बाई ए हो, इनमें से कौन सा स्ट्रेस है? F by ये होगा ये। तो अगर कोई स्प्रिंग पे दोनों तरफ फोर्स लगा के दिया हो और आपसे स्ट्रेस पूछा जाए तो वो सिर्फ एक ही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होगा। क्या समझ आया ये? यस सर। सर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक टाइप ऑफ प्रेशर है। बिल्कुल, प्रेशर ही तो होता है। यस चलो, अगर हम बात करें, किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये समझ में आया या और भी एग्जांपल लूं? चलिए, तो स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा, यूनिट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन भी निकाला, ठीक है, और भी अभी करेंगे हम लोग। अगला है टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है बेटा, टाइप ऑफ स्ट्रेस में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। आप पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। चलो, नॉर्मल स्ट्रेस। सुने, जैसे मैंने कहा ये एक रॉड है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है ए, और हमने इस पे फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है बेटा, तो इसमें Yes, जो yes. स्ट्रेस आएगी, ये स्ट्रेस होगी फोर्स बाई एरिया, है ना बेटा? यानी जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या है, नॉर्मली लग रही है। ठीक है, यस तो नॉर्मल स्ट्रेस लिखो, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया या परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, perpendicular to cross section area, then this type of stress is known as normal stress. ये डायग्राम, हाँ, when a force apply on an object perpendicular to cross section area, when a force apply on an object perpendicular to cross section area, perpendicular to cross section area is called normal stress. ये डायग्राम बना लेंगे। जल्दी जल्दी। अब नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है। इसका टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेस का टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलो, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस के ही टाइप होते हैं ये दोनों।
जी बताएगा कोई? जैसे मैंने ये बोला कि ये एक रॉड पे हमने फोर्स ऐसे लगा दिया बाहर की तरफ, तो इनकी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या हो गया होगा? बड़ा हो गया होगा, है ना? Yes. Yes. तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जब फोर्स बाहर की तरफ लगे तो हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे ये मैंने एक क्यूब ले लिया, इस पे फोर्स हमने ऐसे लगा दिया ऊपर की तरफ, तो ये क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. अच्छा, अगला कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम से ही पता चल रहा होगा, बताइए। जब मॉलिक्यूल्स के बीच Compression. कंप्रेशन आ गए, कंप्रेशन का मतलब फोर्स किधर लग गया? अंदर की तरफ। अंदर तो की इस तरफ. टाइप की जब स्ट्रेस आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। Compressive stress. बना ले ये। तो अभी हमने स्ट्रेस का एक ही टाइप पढ़ा है, नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर दो टाइप हो गया, कौन कौन? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगला हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस को आपके बुक में शेयर स्ट्रेस भी बोला गया है, तो आप लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। जी सुनेंगे। जैसे ये कोई एक सिस्टम क्यूबॉइड है, ये क्यूब ही है, या आपकी जूलॉजी की बुक है मोटी वाली, एनसीईआरटी नहीं। ठीक है बेटा? आपने क्या किया, आपने ये ऊपर वाले लेयर पे फोर्स लगा दिया ऐसे, तो होगा क्या ये? अब अगर आपके पास बुक है तो आप फोर्स लगा के देखें, ऊपर वाले लेयर पे फोर्स लगाएं। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप फोर्स लगाओगे तो पहले अगर ये हमारा शेप था, बुक के लिए मैं बता रहा हूं, तो फाइनली ऐसा शेप हो जाएगा, है ना? Yes. यानी ऊपर से थोड़ा आगे की तरफ Yes, sir. शिफ्ट हो जाएगा। ये रेड कलर वाली इनिशियल था और ब्लैक कलर वाली फाइनल पोजीशन होगी अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो। आया समझ? Yes, sir. इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें जो Tangential. फोर्स लगाई जाती है, क्या वो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया होती है या पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होती है? Parallel to cross section area. Parallel. देखो इसमें, फोर्स अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। बना के लिखेंगे यहाँ। यहाँ भी डिफिनेशन वही होगा, अगर ये फोर्स है एफ, ये एरिया ए है, तो शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन ए ही होगा। देखिएगा,
ये रहा आपका शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टोटल कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं? 2 टाइप के, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। नॉर्मल के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, टेंजेंशियल एंड कंप्रेशन। अब शेयर के शेयर ही होता है, ठीक है ये। Yes, sir. सुनिएगा, अगर मैं ये बोलूं, एक क्वेश्चन देखना, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एक क्यूब है, ये क्यूब है, इस पे आपने फोर्स लगाया F, क्यूब के एक साइड पे फोर्स लगाया F, क्यूब का एरिया A है, मतलब सॉरी सरफेस, ये एक फेस का एरिया A है, फोर्स लगाया F। आप मुझे बताओ स्ट्रेस कितना आया होगा और कौन सी स्ट्रेस होगी इस केस में? इस केस में कौन सी स्ट्रेस आएगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, वही नॉर्मल का पार्ट। तो ये आएगा फोर्स बाई ए, सही। ये पूरा फोर्स पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा था F। अब मैंने कहा कि इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे 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 कट कर दिया। एक ये पार्ट हो गया, यानी एक ये छोटा सा पार्ट हो गया। अब ये बताओ इस छोटे से पार्ट में कितना फोर्स स्ट्रेस आएगा? 4 by हाँ, F/4 बेटा, पूरे एरिया में फोर्स F था, तो 1/4 पार्ट में F/4 ही होगा, डिवाइडेड बाई A/4। ये भी क्या आएगा? F/A ही आएगा। नहीं समझ आया? Sir. या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सिस्टम में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो सिस्टम के हर एक छोटा सा पार्ट में सेम स्ट्रेस आएगा। बोलो। Yes. yes sir. तो आप ये बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बना के लिखना चाहें तो लिख लें, और ये भी लिख लेंगे कि स्ट्रेस क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। चलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे हमने फोर्स को खुद ही क्यों डिवाइड बाय 4 किया? सर मतलब टोटल एरिया के लिए तो F था ना फोर्स। हाँ टोटल के लिए F था ना, तो इस पे Yes, भी sir. मतलब ये जो एरिया था पूरा यहाँ F लग रहा था, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो थी ना वो F थी, ए एरिया में F फोर्स लग रहा था। yes sir. आया समझ? नहीं, ए एरिया में F फोर्स लग रहा था, तो एक एरिया में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स 8 divided by 4. yes sir. पर यूनिट एरिया ही है ना बेटा ये। yes sir. yes sir. चलो, अब अगला पॉइंट आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, सॉरी स्ट्रेन लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखे स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, एक नई क्वांटिटी ये भी आ गई। चलिए, कोई बताए स्ट्रेन क्या है? change in length upon original length. जी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, और वो शेप कितनी चेंज हुई है उसकी ओरिजिनल शेप के कंपेयर में, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं, है ना? yes sir. तो लिखो,
लिखो, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ strain is defined as the ratio of change in size or shape to the original size of shape of a body. फिर से सुने, strain is defined as the ratio of change in size or shape to the original size or shape of body. ठीक है बेटा, जैसे स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगी, हम अगर लेंथ की बात करें तो चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन। जैसे मैंने बोला कि ये एक रॉड है, रॉड पे लेंथ L है और हमने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाई, यानी स्ट्रेस दिया, टेंसाइल स्ट्रेस दिया, तो इसकी लेंथ चेंज हो गई। ऐसे हो गई अब लेंथ इसकी, यह डेल्टा L की चेंज हो गई। अब आप मुझे बताएंगे कि जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है बेटा, यस सर। चलो लिखे। यस सर। ये कितने टाइप का होता है, तो ये भी 3 टाइप का होता है। चलिए, टाइप ऑफ स्ट्रेन, अच्छा ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगा। ये यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। अगला पॉइंट, अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्ट्रेन, लिखिए टाइप ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का टाइप क्या होता है बेटा, जी ये भी 3 टाइप की होती है। पहला होता है लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन लिखे, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है बेटा, कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी चेंज हो जाती है, तो लीनियर स्ट्रेन लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यही वाला डायग्राम है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नाम से ही पता चलेगा ये। दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये ज्यादातर ये केस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या तो लिक्विड में या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जैसे ये देखे एक बॉल है, इसको हम लोग अगर हर जगह से फोर्स लगा रहे हैं
तो बेटा स्फेयर पे जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल ही होता है कि नहीं? क्योंकि वो सेंटर से पास होगा। अरे बोलो, यस सर। ये सारे जगह से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे है? परपेंडिकुलर है या कुछ अलग डायरेक्शन में है? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सी स्ट्रेस होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, है ना? कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाँ, तो इस पे अगर हम बॉल पे हर जगह से फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो उस केस में हमारे जो स्ट्रेन आएगी वो कौन सी स्ट्रेन होगी? वॉल्यूम स्ट्रेन आएगी। या आप अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे हम लोग कि जैसे ही वाटर के नीचे जाते जाएंगे, वाटर में और ज्यादा डेप्थ पे जाते जाएंगे, तो हमारा ऊपर जो प्रेशर है ना, वो वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, ये बना ले डायग्राम। और लास्ट है शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन आने के पीछे लॉजिक क्या है? शेयर स्ट्रेस। जैसे ये मैंने आपको बोला था कि ये हमारा कोई बुक है बॉटनी का, मोटी वाली। अब उस पे हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगा दिया तो उसका ओरिजिनल शेप अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो मान लो ये Yes. चेंज आई, डेल्टा एक्स का चेंज आई और ये हाइट एच है, तो ये एंगल हमारा जो कहलाता है ना, फाई पढ़ते हैं। अगर इस एंगल की बात करें तो यही होता है आपका शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन आने के पीछे कौन सा स्ट्रेस जिम्मेदार है? Shear stress. शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू आएगा। अब ये बहुत एंगल बहुत छोटा होता है तो परपेंडिकुलर बाई वही tan थीटा हम पढ़ लेते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई एच ये होता है आपका शेयर स्ट्रेन। आया समझ? Yes, sir. ये तीन चीजें, तीन स्ट्रेस एंड तीन स्ट्रेन होती हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, हमें एक लेक्चर की जरूरत है, मतलब एडिशनल एक लेक्चर की। या तो आज ले ले, अभी ले ले, या बाद में ले लूं, या आपका जो नीट संडे को टेस्ट है ना उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें परेशान ना हो। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं।